आकाश का तबादला मुंबई हुआ तो कुमुद यह सोचकर खुश हो उठी कि चलो इसी बहाने फिल्मी कलाकारों से मुलाकात हो जाएगी। वैसे कहाँ मुंबई घूमने जा सकते थे। आकाश ने मुंबई आकर पहले कंपनी का कार्यभार संभाला, फिर कानपुर जाकर पत्नी व बेटे को ले आया। इधर उधर घूमते हुए पूरा महीना निकल गया। धीरे धीरे दंपति को महंगाई व एकांकीपन खलने लगा। उनके आसपास हिंदी भाषी लोग न होकर मराठी लोग अधिक थे, जिनकी बोली अलग तरह की थी। काफी मशक्कत के बाद उन्हें तीसरे माले पर एक कमरे का फ्लैट मिला था, जिसके आगे के बरामदे में उन्होंने रसोई व बैठने का स्थान बना लिया था। कुमुद ने सोचा था कि मुंबई में ऐसा घर होगा जहां से उसे समुद्र दिखाई देगा, पर यहाँ से तो सिर्फ झुग्गी झोपड़ियां ही दिखाई देती है। आकाश कुमुद को चिढ़ाता, मैडम, असली मुंबई तो यही है। मछुआरे वो मजदूर झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रहेंगे तो क्या महलों में रहेंगे। जब कभी मछलियों की महक आती तो कुमुद नाक सिकोड़ती। घर की सफाई एवं बर्तन धोने के लिए काम वाली बाई रखी तो कुमुद को उससे भी मछली की बदबू आती हुई महसूस हुई। उसने उसी दिन बाई को काम से हटा दिया। कुमुद के लिए गर्भावस्था की हालत में घर के काम की समस्या पैदा हो गई। नीचे जाकर साग भाजी खरीदना, दूध लाना, 3 वर्ष के टिल्लू को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर घर के सारे काम करके आकाश की पसंद का भोजन बनाना अब कुमुद के वश का नहीं था। आकाश भी रात को अक्सर देर से लौटता था। आकाश ने माँ को आने के लिए पत्र लिखा तो माँ ने अपनी असमर्थता जताई कि तुम्हारे पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा। फिर तुम्हारे एक कमरे के घर में न सोने की जगह है न बैठने की। आकाश ने अपनी पहचान वालों से एक अच्छी नौकरानी तलाश करने को कहा, पर कुमुद को कोई पसंद नहीं आई। आकाश ने अखबार में विज्ञापन दे दिया। फिर कई काम वाली बाइयां आई और चली गई। एक सुबह एक अधेड़ औरत ने आकर उनका दरवाजा खटखटाया और पूछा कि आपको काम वाली बाई चाहिए। हाँ हाँ, कहाँ है? मैं ही हूँ। आकाश व कुमुद दोनों उसे देखते रह गए। हिंदी बोलने वाली वह औरत साधारण मगर साफ सुथरे कपड़े पहने हुई थी। मैं घर के सभी काम कर लेती हूँ, सभी प्रकार का खाना बना लेती हूँ, पर मैं रात में नहीं रुक पाऊंगी। ठीक है, तुम रात में मत रुकना। तुम्हारा नाम क्या है? यमुना। देखो यमुना, हमारी छोटी सी गृहस्थी है, इसीलिए अधिक काम नहीं है, पर हम साफ सफाई का अधिक ध्यान रखते हैं। कुमुद बोली, बीवी जी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। यमुना ने प्रति माह 4,000 रुपये वेतन मांगा, पर थोड़ी नानुकुर करने के बाद वह 3,000 रुपये पर तैयार हो गई और उसी दिन से वह काम में जुट गई। पूरे घर की पहले सफाई धुलाई की, फिर कढ़ी चावल बनाए और टिल्लू की मालिश करके उसे नहलाया। आकाश व कुमुद दोनों ही यमुना के काम से बेहद प्रभावित हो गए। यद्यपि उन्होंने यमुना से उसका पता तक नहीं पूछा था। यमुना शाम को जब चली गई तो दंपति उसके बारे में देर तक बातें करते रहे। आकाश व कुमुद आश्वस्त होते चले गए, जैसे यमुना उनकी माँ हो। वो दोनों उसका सम्मान करने लगे। यमुना परिवार के
सदस्य की भांति रहने लगी। सुबह आने के साथ ही सबको चाय बना कर देना, टिल्लू को रिक्शे तक छोड़ कर आना, आकाश को 9 बजे तक नाश्ता व लंच बॉक्स तैयार करके देना, कुमुद को फलों का रस निकाल कर देना। यह सब कार्य यमुना हवा की भांति फुर्ती से करती रहती थी। यमुना वाकई कमाल का भोजन बनाना जानती थी। कुमुद ने उससे ढोकला डोसा बनाना सीखा, भांति भांति के अचार चटनियाँ बनानी सीखी। ऐसा लगता है अम्मा आपने कुकिंग स्कूल चलाया है। एक दिन मजाक में कुमुद ने पूछा था। हाँ, मैं सिलाई कढ़ाई का भी स्कूल चला चुकी हूँ। कुमुद मुस्कुराती मन में सोचती रहती कि उसे तो बढ़ चढ़कर बोलने की आदत है। डिलीवरी के लिए कुमुद को अस्पताल में दाखिल कराया गया तो यमुना रात को अस्पताल में रहने लगी। आकाश और अधिक आश्वस्त हो गया। उसने माँ को फोन कर दिया कि तुम पिताजी की देखभाल करो, यहाँ यमुना ने सब संभाल लिया है। कुमुद को बेटी पैदा हुई। तीसरे दिन कुमुद नन्ही सी गुड़िया को लेकर घर लौटी। यमुना ने उसे नहला धुलाकर बिस्तर पर लिटा दिया और हरीरा बनाकर कुमुद को पिलाया। यमुना अम्मा, आपने मेरी सास की कमी पूरी कर दी। कृतज्ञ होकर कुमुद बोली थी, तुम मेरी बेटी जैसी हो। मैं तुम्हारा नमक खा रही हूँ तो मेरा फर्ज निभाना मेरा कर्तव्य है। आकाश ने भी यमुना की खूब प्रशंसा की। एक शाम आकाश कुमुद वो बच्ची को लेकर डॉक्टर को दिखाने गया तो रास्ते में लोकल ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाने के कारण दंपति को घर लौटने में रात के 12 बज गए। घर में ताला लगा देख दोनों अवाक रह गए। अपने पास रखी दूसरी चाबी से उन्होंने ताला खोला। वो आसपास नजरें दौड़ाकर यमुना को तलाश करने लगे। चिंता की बात यह थी कि यमुना टिल्लू को लेकर भी अपने साथ गई थी। आकाश व कुमुद के मन में यमुना के प्रति आक्रोश उमड़ पड़ा था। कुमुद बोली, यह यमुना भी न अजीब नौकरानी है। एक रात यहीं रह जाती तो क्या हो जाता। टिल्लू को भी क्यों ले गई। बच्चे की चिंता पति पत्नी को काटने लगी। पता नहीं यमुना का घर किस प्रकार का होगा। टिल्लू चैन से सो पाएगा या नहीं। पूरी रात चिंता में गुजारने के पश्चात जब सुबह होने पर भी यमुना अपने निर्धारित समय पर नहीं लौटी तो कुमुद रोने लगी। नौकरानी मेरे बेटे को चोरी करके ले गई। पता नहीं मेरा टिल्लू किस हाल में होगा। आकाश को भी यही लग रहा था कि यमुना ने जानबूझकर टिल्लू का अपहरण कर लिया है। नौकरों का क्या विश्वास, बच्चे को कहीं बेच दे या फिर मोटी रकम की मांग करे। यमुना के प्रति शक बढ़ने का कारण यह भी था कि वह प्रतिदिन उस वक्त तक आ जाती थी। कुमुद के रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जमा होकर कारण पूछने लगे। फिर सब लोग आकाश को पुलिस को सूचित करने की सलाह देने लगे। आकाश को भी यही उचित लगा। वह टिल्लू की तस्वीर लेकर पुलिस थाने जा पहुंचा। यमुना के खिलाफ बेटे के अपहरण की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराकर वह लौटा तो पुलिस वाले भी साथ आ गए और कुमुद से पूछताछ करने लगे। कुमुद रो रो कर यमुना के प्रति आक्रोश उगले जा रही थी। पुलिस वाले आकाश व कुमुद को ही दोष निकालने लगे। उन्होंने यमुना का फोटो क्यों नहीं लिया, बायोडाटा क्यों नहीं बनवाया, ना उसके रहने का ठिकाना देखा, जबकि नौकर रखते वक्त यह सावधानियां आवश्यक हुआ करती है।
अब इतनी बड़ी मुंबई में एक औरत की खोज रेत के ढेर में सुई खोजने के समान है। अभी यह सब हो ही रहा था कि अकस्मात यमुना आ गई। सब भौचक्के से रह गए। हमारा टिल्लू कहाँ है? आकाश व कुमुद एक साथ बोले। यमुना की रंगत उड़ी हुई थी, जैसे रात भर सो न पाई हो। फिर लोगों की भीड़ वो पुलिस वालों को देखकर वह हक्की बक्की सी रह गई थी। बताती क्यों नहीं? कहाँ है इनका बेटा? तुम कहाँ छोड़ कर आई है उसे? पुलिस वाले यमुना को डांटने लगे। अस्पताल में यमुना रोने लगी। अस्पताल में? आकाश के मुंह से निकला, हाँ साहब, आपका बेटा अस्पताल में है। कल जब आप लोग चले गए थे तो टिल्लू सीढ़ियों पर से गिर पड़ा। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गई। अब वह बिल्कुल ठीक है। मैं उसे दूध बिस्कुट खिलाकर आई हूँ। पर साहब, यहाँ पुलिस आई है। आपने पुलिस बुला ली। मेरे ऊपर शक किया, मुझे चोट समझा। यमुना रोते रोते आवेश से भर गई। मैं मेहनत करके खाती हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनती। आप लोगों से अपनापन पाकर लगा आपके साथ ही जीवन गुजर जाएगा। पर मैं टिल्लू को कितना प्यार करती हूँ, क्या आप नहीं जानते? फिर भी आपने। यमुना अम्मा, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझ लिया था। आकाश व कुमुद यमुना के सामने अपने को छोटा समझ रहे थे। साहब, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी, कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगी। पर जाने से पहले आपके बेटे से मिलाना चाहती हूँ। आप सब मेरे साथ अस्पताल चलिए। आकाश, यमुना, कुछ पड़ोसी वो पुलिस वाले यमुना के साथ अस्पताल पहुँच गए। वहाँ टिल्लू को देख दंपति को राहत मिली। टिल्लू के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि यमुना ने अपने कानों की सोने की बालियां बेचकर टिल्लू के लिए दवाएं खरीदी थी। साहब, आपका बेटा आपको मिल गया है। अब मैं जा रही हूँ। आकाश और कुमुद दोनों यमुना के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माफ कर दो अम्मा, हमें छोड़कर मत जाओ। दोनों पति पत्नी इतनी अच्छी आया को खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए बार बार आग्रह करके उन्होंने उसे रोक लिया। यमुना भी खुश हो उठी कि जब आप लोग मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं, तो रुकने का इतना आग्रह कर रहे हैं, तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। साहब, मेरा मुंबई का घर नहीं देखोगे? एक दिन यमुना ने आग्रह किया। आकाश व कुमुद उसके साथ गए। वह एक साधारण वृद्धा आश्रम था, जिसके बरामदे में यमुना का बिस्तर लगा हुआ था। आश्रम वालों ने उन्हें बताया कि यमुना अपने वेतन का कुछ हिस्सा आश्रम को दान कर देती है और रातों को जाग जाग कर वहाँ रहने वाले लाचार बूढ़ों की सेवा करती है। अब आकाश और कुमुद के मन में यमुना के प्रति मान सम्मान और बढ़ गया था। यमुना के जीवन की परतें एक एक करके खुलती गई। उस विधवा औरत ने अपने बेटे को पालने के लिए भारी संघर्ष किए, मगर बहू ने अपने व्यवहार से उसे आहत कर दिया था। अतः वह अपने बेटे बहू से अलग इस वृद्धा आश्रम में रहा करती थी। संघर्ष ही तो जीवन है। यमुना मुस्कुरा रही थी। कहानी पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।